नमस्कार। आज हमारी बातचीत का विषय है औद्योगिक विकास। खासतौर से वाराणसी आसपास और पूरे पूर्वांचल में औद्योगिक विकास की क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर, क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, और उनसे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर, विभागीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं। इन्हीं चंद बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह जी। तो सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में शासन के स्तर से औद्योगिक विकास के लिए क्या प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं? आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। निश्चित तौर पे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है औद्योगिकरण, और उसके पीछे मंशा ये है कि उद्योग धंधे और विशेषकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की बात करें तो इसमें ही रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और इसलिए सरकार ने अपने जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें या विभागों के तौर पे देखें तो प्राथमिकता पे उद्योग विभाग को लिया है, और इसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है कि एक औद्योगिक वातावरण तैयार हो। उसमें सबसे पहले सरकार ने काम किया कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया ताकि निवेश में आकर्षित हो सके लोग। अब जो संभावना की बात है, नहीं, वो तो हम संभावना पा रहे हैं, अभी तो केवल बात कर रहे हैं क्या प्रयास किए जा रहे हैं पॉलिसी स्तर पर। पॉलिसी स्तर पे प्रयास ये है कि जैसे हम लोग कई ऐसे स्कीम चलाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है जिसके तहत मार्जिन मनी हम लोग देते हैं, सब्सिडी देते हैं 25 से 35% तक। अगर कोई 10 लाख का लोन ले रहा है तो 2.5 से 3.5 लाख तक के छूट की व्यवस्था है हमारे यहाँ से युवाओं के लिए। युवाओं को आकर्षित करते हैं, मतलब जो नए आते हैं, नए उद्यमी। और एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है, जो हर जिले में एक कोई विशिष्ट पहचान जहाँ की रही है, जैसे वाराणसी में साड़ी उद्योग रहा है, सिल्क का रहा है, भदोही में कालीन रहा है, वहाँ नए के साथ साथ अगर उनका पुराना उद्योग धंधा भी है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग आर्थिक रूप से बैंक के माध्यम से ऋण दिलाकर सब्सिडी देते हैं। और न सिर्फ सब्सिडी देते हैं बल्कि उस कार्य में प्रशिक्षण का काम, उसके संबंधित टूल्स भी उपलब्ध कराते हैं, और मार्केटिंग के लिए भी देश और दुनिया के बाज़ारों में भेजने का भी हम लोग सहयोग करते हैं। सिंह साहब, एक चीज़ आपने अभी कहा कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जो स्थापित यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, और जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी हर तरह से। इसके बावजूद आप किस कारक को जिम्मेदार मानते हैं कि पूर्वांचल जैसे इलाके में, जहाँ की कच्चा माल भी है, एक घनी आबादी है और मार्केट भी कमोवेश ठीक ठाक है, तो वह गति नहीं पकड़ पाया है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का संजाल नहीं बिछ पाया, उसके पीछे क्या मुख्य कारण है और उसको दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे आपका प्रश्न जायज़ है कि जिस तेज़ी से इस क्षेत्र में कार्य होना चाहिए था वो पीछे में ऐसा नहीं हो सका। लेकिन वर्तमान सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी लाई है, और न सिर्फ एमएसएमई पॉलिसी बल्कि और दूसरे विभागों ने, पर्यटन विभाग ने अलग, चिकित्सा विभाग ने, सब ने अपनी नीतियाँ जारी की हैं जिसके तहत कोई भी अगर निवेश करना चाहता है तो उसके लिए, उसको आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट हम दे रहे हैं। जैसे ज़मीन अगर कोई रजिस्ट्री उद्योग के लिए कराता है तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट हम देते हैं। इलेक्ट्रिक अगर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट देते हैं। फिर जब मशीनों को ख़रीदता है उस पर हम सब्सिडी देते हैं। तो अब एक माहौल बना है और इन नई स्कीमों के कारण। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो कुछ ऐसे, जो आप कह रहे हैं कि चुनौतियां क्या रही हैं जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसे नियम कानून विभागों में थे जिससे उद्यमियों को अलग अलग जाकर भटकना पड़ता था। उनके पास अपने एनओसी के लिए, अपने और सारे लाइसेंसेस के लिए, उसके लिए उससे परेशानी होती थी। अब सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल एक लागू किया है जिसमें सिंगल विंडो जिसको सिंगल विंडो आप कहते हैं, उसको 20 से अधिक विभाग ऐसे हैं जिनको एक प्लेटफार्म पर दिया है कि उद्यमी एक जगह से आवेदन करेगा और उसके लाइसेंसेस उनके थ्रू उनको मिलेंगे, वो चाहे प्रदूषण नियंत्रण के हो, चाहे अग्निशमन के हों,
चाहे बिजली के हों, तो एक इससे प्लेटफार्म मिला है, तो एक माहौल बना है। और ये जिलाधिकारी के माध्यम से हर महीने जिले में और आयुक्त महोदय के माध्यम से कमिश्नरी में एक इसकी समीक्षा भी होती है कि किस विभाग में कितने ऐसे आवेदन पेंडिंग हैं, उसका एक समय निर्धारित है। उसके अंतर्गत अगर वो नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो अब ये चीज़ें जो सरकार ने ये जो आवेदन होते हैं पेंडिंग पड़े हैं, तो एक शायद निश्चित अवधि में अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो वो निरस्त हो जाते हैं। अगर ऑनलाइन है अगर कोई जायज़ रीजन है तो रीजन बता के रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं रिजेक्ट करते हैं जायज़ रीजन बता करके, तो फिर ये विभाग की जिम्मेदारी है कि उनकी कमियों को पूरा कराएं और उसको निस्तारित करें, उनको जारी करें। ये उद्यमी की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विभाग की जिम्मेदारी भी है कि उनको जानकारी दे कि आपके ये पेपर कमी है, इसको ऐसे करिए, और उसको पूर्ण करा करके उनको अनापत्ति या लाइसेंस या और कोई भी चीज़ें जारी करनी है तो करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन क्या इसका फिर हार्ड कॉपी भी ले जाकर विभागों को देना होता है? डिफरेंट विभाग बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए देना होता है कि ऑनलाइन कोई कहीं से कर रहा है, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए वो हार्ड कॉपी ली जाती है कि कोई डेटा उनका हमारे पास रहे और हम ओरिजिनल डेटा देख सकें। मगर उसके वजह से उनका काम नहीं रुकता है जी। वो उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे उनके कोई अगर उसमें कमी है तो उनको ऑनलाइन ही उनको सूचना दी जाती है, वो ऑनलाइन ही भेज सकते हैं, उसके वजह से बाधा नहीं आती है, पर एक प्रति उनको जमा करनी पड़ती है। क्योंकि इसको लेकर के भी काफ़ी उद्यमी कहते हैं कि भाई जब ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर वो सभी स्कीम में तो नहीं है, लेकिन जहाँ कई स्कीम ऐसे हैं, जैसे हम MSME पॉलिसी में सब्सिडी देते हैं, GST पे छूट दे रहे थे, अभी उस पर अगर इंटरेस्ट सब्सिडी है भर रहे हैं उस पर देते हैं, उन सब में हम मांगते हैं। अच्छा। क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है उसमें थोड़ा सर्टिफाई होने के लिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कहीं हम मिसयूज न कर ले योजना का। बाकी अगर कोई ऐसा और जो है NOCs वगैरह में, उसमें हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सिंह साहब, एक चीज़, अभी हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे थे पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियों की, अब सवाल उठता है कि संभावनाएं आप क्या देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे संभावना इसलिए है, जो आपकी ही बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री को या कहीं भी उद्यम को स्थापित करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मैन पावर। आप देखें गुजरात, महाराष्ट्र, जब कोरोना आया और ये लोग वापस आ गए तो उनकी स्थिति ये हो गई कि AC बसेज भेज के यहाँ से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि हम कुछ मजदूर भेज दीजिए। अर्थात मैन पावर नहीं है वहाँ, हमारा ही मैन पावर है, तो हमारे पास अवेलेबल है और मैन पावर वेल इक्विप्ड है, स्किल्ड है, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ ये ऐसा लोकेशन है पूर्वांचल का कि यहाँ से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश तो है, ये पूरा मार्केट हम पकड़ सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट, बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी रामनगर एरिया में, चंदौली में ऐसी लगाई हैं लोगों ने, हरियाणा से आके लगाया कि वो बिहार को सस्ता सामान पहुंचा सके। अगर वो हरियाणा से पहुंचाते तो नहीं मिलता उतना सस्ता, तो उतनी कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसलिए दूसरा वो हो गया। तीसरा यह है कि रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, जो यहाँ बहुत सारी इकाइयाँ हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री, तो जी, तो उसके लिए कच्चा माल भी यहीं उपलब्ध है, कहीं जाना नहीं है कि हमको दूसरे। तो इस प्रकार संभावनाएं बहुत हैं। ज़रूरत ये था कि लोगों में एक माहौल, एक विश्वास दिया जाए। जो यहाँ एक क्षेत्र में ये था कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो जब उनको ये लगेगा, अगर हम 10 लोगों को, ऐसे लोगों को नया चुन के किसी गांव से कोई छोटा काम स्थापित करा देंगे किसी बाजार में, तो वो लगेगा कि हाँ ये काम किया जा सकता है, विभाग सपोर्ट कर रहा है। वो एक माहौल बन रहा है और उसका ही नतीजा है। और वो बन इसलिए रहा है कि विभिन्न विभागों से जो दिक्कतें आती थी वो धीरे धीरे सरल हो रहा है। और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक कैटेगरी है, आजकल रैंकिंग होती है, उसमें यूपी अब तीसरे नंबर पर आ गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, सॉरी। तो वो बहुत बड़ी बात है कि वो सरलता की जा रही है, नियमों में सरलीकरण, मतलब माहौल एक पूरी तरह से, और उसके पीछे सरकार की मंशा है। इसलिए ऐसा, और सब लोग, हम लोगों को ये बताया गया कि आप एक फैसिलिटेटर की भूमिका में आइए, इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स बनिए उनके, तो ये बात है। अच्छा, एक चीज़ तो आपने कहा कि ये गांव में हम युवाओं को ला रहे हैं, अगर 10 को भी लाएं तो एक माहौल बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है औद्योगिक इकाइयों को लेकर के, वो ये है पूंजी की। तो पूंजी चूँकि है नहीं,
गाँव में कोई भी इतना बड़ा काश्तकार पूर्वांचल में नहीं है कि वो अपने से पूंजी लगा सके, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सके। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आप लोग किस तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं और क्या तौर तरीके होते हैं? उसका ये है, जो हमारे यहाँ स्कीम है, प्रदेश सरकार की भी है और भारत सरकार की भी है। उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसमें बैंक के माध्यम से हम लोग आवेदन हम लोग लेते हैं ऑनलाइन, बैंक को भेजते हैं, बैंक के माध्यम से ऋण दिलाते हैं और सब्सिडी देते हैं उसमें 25 से 35% तक, ताकि उसको लोन अदा करने में आसानी हो जाए। तो इस माध्यम से हम लोग जो नज़दीक के बैंक हैं उससे लोन दिला करके उनको छोटा मोटा काम हो या बड़ा काम हो स्थापित करने में सहयोग करते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में एक योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलती है, हाल ही में जिसके तर्ज पे नहीं, हाल ही में जो हुआ है वो प्रदेश सरकार की नहीं, भारत सरकार की है। वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना है। 2 योजना, लेकिन ये पहले से उत्तर प्रदेश ने करीब 3 साल पहले से अडॉप्ट कर लिया है। और उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि गांव-गांव जो परंपरागत काम होते थे, लोहारी के, सुनारी के, बढ़ई के, हलवाई के, धोबी के काम, दर्जी के काम, उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे छोटा मोटा, उनको जानकारी तो है बाप दादा के काम के वजह से, उसको और कैसे उसमें धार दिया जाए, उसका वैल्यू एडिशन किया जाए और फिर उनको जो है कुछ लोन दिला करके काम बढ़ाया जाए। या हम उनको 15 से 25 हज़ार तक के टूल किट देते हैं कि वो काम को, जैसे कोई चाय बना रहा है तो हलवाई का पूरा सामान उनको हम उपलब्ध कराते हैं ताकि वो मिठाई की भी दुकान कर ले, कचौड़ी पूड़ी भी बना ले। तो एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सारे जो परंपरागत काम थे उसको बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे उद्यम को स्थापित करने के लिए काम हो रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने कहा कि ये जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, या एक तरह से जो क्या बोलेंगे, पारंपरिक कला से जुड़े उद्यम हैं। इसमें तो रोजगार की बहुत संभावना नहीं दिखती है। नहीं, है कुछ इसलिए है कि जो इसमें ज़्यादातर हाथ के काम हैं। जैसे यहाँ जो कलाकार हैं, अब जैसे यहाँ लकड़ी के काम होते हैं, पत्थर के काम होते हैं, गुलाबी मीनाकारी के काम है, आपके मेटल रिपोजी का काम है। ये काम हैंडीक्राफ्ट इसको बोलते हैं। ये भी परंपरागत काम है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो उसमें संभावना इसलिए कि मशीन का कम से कम प्रयोग है। जिस भी धंधे में मशीन का कम से कम प्रयोग होगा वहाँ मानव संपदा ज़्यादा उपयोग में आएगी। तो इसलिए प्रयास यही है कि हम उन्हीं के घर में, वो जहाँ रह रहे हैं उसी जगह पर कुछ उनको टूल किट आधुनिक उपलब्ध करा के और इस काम को, मतलब वो परिवार के बिजनेस को ही आगे बढ़ा दिए। उनको उनके पास पैसा नहीं है कि वो टूल किट आधुनिक ले सके, तो उनको उपलब्ध करा दें। और लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक नेटवर्क बन जाए तो रोजगार की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। तो इस दिशा में फिलहाल शासन के स्तर से आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में एक मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क बन जाए, संजाल बन जाए? अभी हम लोगों का प्रयास ये है कि बहुत सारे ऐसे निवेशक आना चाहते हैं बाहर से। वाराणसी में ही हम बताएं कि अरविंद मिल बहुत बड़ी देश की कंपनी है, इसकी अपैरल्स की और कपड़ों की है। वो यूनिट लगाने जा रही है और लगभग 2000 महिलाओं को वो रोजगार देंगे। इसी तरह मोंटे कार्लो और सब भी आ रहे हैं, तमाम जो है जो हमारे सामने उसकी चुनौती है जमीन वाली। तो उसके लिए अब ये जो आपने कहा क्या करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आ रहा है, इस पर कम से कम 5-6 ऐसे जगहों पर औद्योगिक एरिया डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि हम बाहर से भी, न सिर्फ यहाँ के निवेशक को, बाहर से बड़े निवेशकों को ला सके, जिनको 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन हम दें और वो उसमें रोजगार तेजी से मिल सके, वो अपनी यूनिट स्थापित करके और लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके। ठीक है सिंह साहब, हमारा समय चूँकि समाप्त हो रहा है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।